प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसमें मेन एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम ऊंचाई और दूरी के बारे में। बच्चों इससे पहले भी मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में हमने एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, जो चैप्टर हमारा चैप्टर 8 था, है ना। उस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने क्या पढ़े थे बेटा? त्रिकोणमिति अनुपात यानी जो सारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोशेक थीटा, है ना। ये सारी कॉट थीटा वगैरह हमने उसमें स्टडी करे थे। लेकिन उन सब का आज हम प्रयोग करने जा रहे हैं एक इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है हमारा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी ऊंचाई दूरियों। बच्चों बेसिकली वैसे जो ये चैप्टर है ना, ये त्रिकोणमिति अनुपातों का अनुप्रयोग, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो बहुत प्राचीनतम ज्ञान है। हम बहुत पहले ही इनका प्रयोग करते आ रहे हैं। जैसे जो खगोलक जो लोग होते थे, खगोल वैज्ञानिक जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, जैसे पृथ्वी मतलब किसी ग्रह की या उपग्रह की या तारों की दूरी मापने में प्रयोग करते थे। कई सारे नेविगेशन और मैपिंग में भी इस त्रिकोणमिति का प्रयोग करा जाता है। लेकिन आज हम अपना जो अनुप्रयोग है वो सिर्फ ऊंचाई दूरी तक सीमित रखेंगे। तो ऊंचाई दूरी को समझने के लिए बेटा हमें जो आवश्यक चीज़ है यानी जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं बता देता हूँ वो क्या है। तो सबसे पहला आता है बेटा उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को बेटा इंग्लिश में तो आपको पता होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता क्या है बेटा? अब देखो एक और एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे अवनमन कोण कहते हैं। तो दोनों टाइप के कोणों को हम अगर हम समझ लेंगे तो हम त्रिकोणमिति के अनुपातों से जो संबंधित ऊंचाई दूरी की जो समस्या है उनको आसानी से कर लेंगे। अब दोनों स्थिति को समझने के लिए हम बात करते हैं, देखो दो केसेस को स्टडी करेंगे हम। एक में यानी जो हम परीक्षक हैं यानी हम परीक्षक खुद हो सकते हैं या कोई और व्यक्ति होता है, जब नीचे यानी जमीन पे खड़ा होकर यानी नीचे से किसी ऊपर किसी वस्तु को देखता है तो उस केस में जो कोण बनता है वो बनता है हमारा उन्नयन कोण बनता है। जबकि एक और जो केस होता है बेटा जिसे कहते हैं हम अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण जिसे कहा जाता है इंग्लिश के अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, ये दो जो टर्म है इन्हें बड़ा आसानी से हमारे को समझना भी है और फिर इन्हीं के ऊपर फोकस करके हम काम करेंगे। क्लियर है? तो उन्नयन कोण क्या है? वो स्थिति है जब परीक्षक ये यानी ऑब्जर्वर जो होता है जमीन पे से या कहीं निचले स्तर पे से लेवल से ऊंचाई की तरफ किसी वस्तु को देखता है। तो देखो देखने का तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सामने देखते हैं यानी हम क्षैतिज क्षैतिज मतलब लेटी दिशा में देखते हैं। फिर हम अपनी आंखों को ऊपर करते हैं, है ना। तो इस तरीके से देखो बेटा हमने सबसे पहले सामने देखा और फिर हमने ऊपर देखा। तो जो आपकी तरफ शकल आपको तो दिख रहा है ना, जो कोण बन रहा है ये मेरे इस तरीके से हाथ के और पैन के बीच में, ये हमारा उन्नयन कोण है। लेकिन अगर आप दूसरी दिशा की बात करें कि आप किसी बिल्डिंग, इमारत या मीनार पे बैठे हुए हो, है ना, या खिड़की से किसी ऊंचाई से आप देख रहे हो नीचे जाती हुई वस्तु जैसे कार वगैरह, गाड़ी वगैरह कुछ भी, तो क्या करा आपने? पहले तो आपने सामने देखा, फिर आपने अपनी दृष्टि नीचे करी। तो उस केस में यानी जो सामने और फिर आपने दृष्टि नीचे करी, तो उस केस में जो कोण बनता है वो हमारा क्या होता है? अवनमन कोण होता है। तो चलो इसको समझाने के लिए और इसकी परिभाषा मैं लिखता हूँ आपको। मान लेते हैं कि आप क्या हो, एक परीक्षक हो या आप कोई भी हो, जो आप बिंदु जमीन पे इधर हो। ठीक है, और आपने सामने देखा। ठीक है, आप बिंदु ओ पे आप कौन हो? परीक्षक हो। ठीक है, परीक्षक हो यानी ऑब्जर्वर हो। आपने कहीं ऊंचाई पे स्थित वस्तु को, यानी यहाँ पे मैं सही से डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, आपने क्या करा कि यहाँ पे रखी हुई किसी ऊंचाई पे रखी हुई वस्तु को यानी बिंदु यहाँ पे मान लेते ओ पे देखा, यानी आपने सबसे पहले इस दिशा में देखा, फिर आपने अपनी आंखों को ऐसे करा तो आपने ऊपर इस बिंदु की तरफ देखा, यानी ये बिंदु हमारा मान लेते पी है और जहाँ पे हमारी वस्तु रखी हुई है। ठीक है बेटा, तो जो ये वाली जो रेखा है ना, यानी सबसे पहले तो ये रेखा की बात करते हैं। इस बिंदु को अगर हम ए नाम दे देते हैं बेटा, तो जो ये रेखा, जब हमने सबसे पहले किसी चीज़ को देखने के लिए हम अपनी दृष्टि सामने रखते हैं, फिर हमने ऊपर देखी, तो जो ये जो लाइन या लेवल है ना जो सीधा है, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? क्षैतिज रेखा या लेवल कहते हैं बेटा। ठीक है, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं इस इंग्लिश में। ठीक है, और जो ये लाइन है
यानी ओ पी जो लाइन है इसे हम कहते हैं बेटा दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं बेटा? इसे दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है दृष्टि रेखा, यानी लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो जो ये कोण बना हमारा, यानी क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसकी है बेटा? बिंदु पी की, यानी हमारी दृष्टि यहाँ पे और हमने किसको देखा? वस्तु को। तो जो दृष्टि रेखा है वस्तु यानी बिंदु पी की और इस क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है बेटा, इसे ही कहते हैं उन्नयन या कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हुआ क्या है बेटा, हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो माना एक परीक्षक बिंदु ओ से ऊपर की तरफ बिंदु P पर स्थित वस्तु को देखता है। ठीक है बेटा, देखता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो मैं इसे भी करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जो ओपी रेखा है, तो ओपी रेखा बिंदु P की दृष्टि रेखा कहलाती है, जबकि रेखा, इसको नाम देते हैं हम ओ ए, पॉइंट को ओ ए क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, तथा जो कोण है हमारा, ठीक है, तथा जो कोण है, कोण कौन सा बेटा? पी ओ ए, या इसे ए ओ पी भी बोल सकते हैं, और अगर एंगल में लिखे तो हम पी ओ ए। ठीक है, जो किसके किसके बीच में बना बेटा? दृष्टि रेखा, जो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच बनता है उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, यानी वह स्थिति जब हम अपने सर को ऊपर उठाते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है बेटा, यानी वह स्थिति जब हम अपने सर को ऊपर की ओर उठाते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए। ठीक है बेटा, तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो जैसे ही हमने मान लो वस्तु ऊपर की तरफ रखी है ना, वस्तु क्या है? किसी ऊंचाई पर रखी है, तो हम पहले अपनी दृष्टि सामने देखते हैं। क्या करते हैं हम? सामने देखा, तो हमने क्या करा? सामने देखा, और फिर हमने क्या करा? वस्तु अगर ऊपर को है तो हमने क्या करा? इस तरीके से ऊपर को देखा। तो जो ये कोण बन रहा है ना बेटा, ये वाला जो कोण है ये हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। किसके बीच में? जब हमने ऊपर देखा, ये तो हमारी क्या कहलाएगी बेटा? दृष्टि रेखा, और ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। यानी वह स्थिति जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी वस्तु ऊपर हो और हम निचले स्तर पे है किसी ऊंचाई पे, तो हम वस्तु को देखने के लिए ऊपर को सर उठाते हैं, तो उस स्थिति में जो कोण बनता है हमारी दृष्टि रेखा और हमारी क्षैतिज रेखा के मध्य में, वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। यानी यहाँ पे हमने पहले सामने देखा तो ये क्षैतिज रेखा,
फिर हमने ऊपर को देखा तो वो हमारी बन गई दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इनके बीच में जो कोण है वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। क्लियर है? आपको समझ में आएगा उन्नयन कोण क्या होता है बेटा? ठीक है। स्थिति क्या है, अगर हम इस दूसरी स्थिति की बात करें, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अगर हम दूसरी स्थिति की बात करें तो अब आप बात करो, जैसे कि मान लो कि अब क्या हो, आप थोड़ा फिगर इधर बनाता हूँ, दिखाई नहीं देगा कहीं आपको उधर, तो अब मान लेते कि अब दूसरी स्थिति के बारे में बात करो आप, ठीक है, कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, यानी आप कुछ ऊंचाई पे हो, यानी बिंदु पी पे नहीं ओ मान लेते, परीक्षक हो ना आप, तो हम बिंदु ओ मान लेते, तो आप बिंदु ओ पे हो, यानी परीक्षक अब यहाँ पे है, ठीक है, परीक्षक यहाँ पे। अब आपने सामने देखा होगा सबसे पहले बेटा, सबसे पहले आपने क्या देखा होगा, सामने की तरफ देखते हैं हम, ठीक है, जब हम किसी नीचे, और मान लो वस्तु कोई जो है वो यहाँ बिंदु पी पे स्थित है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वस्तु उपस्थित है, ठीक है। आपने क्या करा, सबसे पहले तो आपने सामने देखा, ठीक है, फिर आपने नज़रें नीचे को झुकाई, ठीक है, मान लेते यहीं पे बना देते बिंदु आगे, ताकि फिगर सही सा बने, बिंदु ये रहा पी पे, ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले क्या देखा होगा बेटा, आपने सामने देखा है ना, आपने क्या देखा, पहले ऊंचाई से आपने पहले सामने देखा है ना, यहाँ पे ऊंचाई पे हो आप, और कोई वस्तु नीचे रखी है, तो आपने पहले सामने देखा और फिर ऐसे नीचे देखा, यानी ये कंडीशन क्या हुई है कि इस तरीके से हम नीचे की तरफ आए। तो जो ये कोण बना है ना बेटा, इस लाइन को मान लेते हैं यहाँ तक स्थित है ए तक, तो जो ये कोण बना है, ये वाला जो कोण, अब यानी ये सामने देखने वाली स्थिति जो हमारी सिंपल लेवल पे होती है उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और ये जब आप जिस बिंदु को देख रहे हो, यानी बिंदु यहाँ पे पी है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, इस टाइम पे दृष्टि रेखा कहलाएगी हमारी, है ना, ये दृष्टि रेखा कहलाएगी, यानी लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। तो अब देखो बेटा, ये जो क्षैतिज रेखा के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो कोण बना हुआ है, ये हमारा अवनमन कोण है। लेकिन ये स्थिति क्या है कि आप ऊंचाई पे हो, किसी टावर पे, मतलब मीनार या टावर बोल दो, या किसी बिल्डिंग पे, और आप किसी नीचे वाली वस्तु को, यानी नीचे लेवल वाली वस्तु को आप देख रहे हो, तो उस केस में जो कोण बनेगा ना आपकी क्षैतिज रेखा और आपकी दृष्टि रेखा के मध्य, वो कोण क्या कहलाएगा, हमारा अवनमन कोण। देखो इस स्थिति में क्या आते हैं कि आप जो परीक्षक थे वो पहले ही कुछ नीचे लेवल पे थे, यानी जमीन पे या किसी दूसरे नीचे स्तर पे थे, और जबकि जो वस्तु थी वो ऊंचाई पे थी, है ना। तो हमने पहले सामने देखा और फिर ऊपर को देखा, तो जो ये कोण बना वो हमारा क्या कहला रहा था, उन्नयन कोण कहला रहा था, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। हालांकि यहाँ पे भी तो वही केस हो रहा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही कोण बन रहा है, उसी को हम अवनमन कोण कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसे हम, अवनमन कोण कह रहे हैं, अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहे हैं। लेकिन ये स्थिति दूसरी है, इस स्थिति में क्या हो रहा है, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो। क्लियर है? दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है, यही फ़र्क है, ठीक है। मान लेते हैं इस बिंदु को हम क्या नाम दे देते हैं, ये तो हो गया वस्तु वाला, और ये बिंदु को नाम ले देते हैं हम बी, बोल देते हैं हम कुछ भी, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसे। तो अब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सेम इस तरीके से लिख लेते हैं, मान लेते कि माना बिल्कुल इसी तरीके से लिख देते हैं, एक परीक्षक बिंदु जिस तरीके से ये था, ओ से नीचे की ओर बिंदु पी पर स्थित वस्तु को देखता है, ठीक है। तो बेटा कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, तो ओ ए क्या कहलाएगी बेटा, पहले मैं ओ ए या ओ पी कोई सी भी लाइन लिख दूँ, जैसे मैं पी पर स्थित वस्तु को देखता है, तो ओ ए क्षैतिज रेखा कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है, जबकि ओ पी बिंदु पी की दृष्टि रेखा कहलाती है, ठीक है। तो ओ ए क्षैतिज रेखा कहलाती है, जबकि ओ पी बिंदु पी की दृष्टि रेखा कहलाती है। तो जो कोण है
कोण कौन सा बेटा, ये वाला AOP, AOP या उसे बोले एंगल AOP, जो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बनता है, अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है बेटा, अवनमन कोण कहलाता है। लेकिन कौन सी स्थिति में, कौन सी स्थिति में, वह स्थिति जब हम अपना सर नीचे झुकाते हैं। वस्तु को देखने के लिए। ठीक है बेटा, जब हम अपना सर वस्तु को देखने के लिए नीचे झुकाते हैं, वो वाली स्थिति है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर एक चीज़ नोट करो आप कि जो OA रेखा है, OA रेखा समानांतर है किसके, इसके BP रेखा के। तो जो ये कोण है ना OAP एंगल, ये AOP बराबर होगा कोण किसके, BPO के। ठीक है। तो इस केस में क्यों होगा, ये एकांतर कोण है ना, जेड की आकृति वाले बना रहे हैं, एकांतर कोण है ना। तो हम इस कोण को भी हम थीटा कह सकते हैं। तो अगर हम फिगर का प्रयोग करेंगे देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम इस वाले फिगर का हम डायरेक्ट इस एंगल का प्रयोग, वैसे वास्तव में तो यही है अवनमन कोण, लेकिन ज्योमेट्री के आधार पर यानी ज्यामिति के आधार पर ये कोण इसके बराबर है। तो हम इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति के अंदर ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चनों के अंदर हम एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। तो ये हालांकि हम यूँ भी बना सकते हैं समकोण त्रिभुज, लेकिन वो हमारे के लिए फिर एक तरीके से बार बार उल्टा पड़ जाएगा देखने के लिए। इसलिए हम इस कोण को इसके बराबर मान लिया हमने, तो हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर कार्य करेंगे। ठीक है। तो दोनों केस में बराबर है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको रिकैप करा देता हूँ इसका पूरे के पूरे का। ठीक है। तो रिकैप क्या है बेटा, देखो उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, यानी वह स्थिति जब वस्तु किसी ऊंचाई पे हो और हम किसी नीचे ज़मीन पे या किसी निचले स्तर पे हों। तो हम क्या करते हैं, यानी जैसे हम यहाँ नीचे और वस्तु कहीं यहाँ ऊपर है, तो हमने क्या करा अब पहले तो हमने सामने देखा, फिर हमने यूँ ऊपर देखा। तो जो ये कोण बन रहा है ना बेटा, ये वाला जो कोण बन रहा है इसके बीच में, यानी ये क्षैतिज रेखा मान लेते हैं और ये वाली जो रेखा मान लेते हैं हमारी दृष्टि रेखा है। तो जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। अब देखो, मान लो यहाँ पे प्रेक्षक है, यानी हम है ऑब्जर्वर या कोई और भी हो सकता है, यहाँ वस्तु रखी है बिंदु P पे। तो जो हमने पहले तो सामने देखा होगा, तो ये रेखा क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। और फिर हम ऊपर को देखते हैं, तो ये OP जो रेखा है ना, ये हमारी दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट कहलाती है। तो मान लेते हैं कि माना एक प्रेक्षक बिंदु O से ऊपर की तरफ बिंदु P पर स्थित वस्तु को देखता है। तो रेखा जो OP है ना, OP है यानी जो ये रेखा है बिंदु P की दृष्टि रेखा कहलाती है, जबकि रेखा जो OA है वो हमारी क्षैतिज रेखा कहलाती है। दूसरी बात कि जो ये कोण बना हमारा कौन सा, POA बोलो या AOP बोलो, कोण POA या एंगल का साइन लगा के POA, जो कि दृष्टि रेखा किस किस के बीच में बन रहा है बेटा, दृष्टि रेखा OP के बीच में और क्षैतिज रेखा OA के बीच में बन रहा है, वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। लेकिन कौन सी स्थिति में, यानी वह स्थिति जब हम अपने सर को ऊपर की तरफ उठाते वस्तु को देखने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं अवनमन कोण क्या होता है बेटा। अवनमन कोण में क्या होता है कि आप ऊंचाई पे हो और वस्तु नीचे स्तर पे है। तो आपने ऊंचाई किसी बिल्डिंग या मीनार से क्या करा, पहले सामने देखा, फिर आपने अपनी आंखें यहाँ नीचे की तरफ करी, यानी यहाँ से ऐसे नीचे करी। तो जो ये कोण बना ना,
ये अवनमन कोण कहलाता है। ये भी वही है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही है। तो हम कहेंगे माना एक परीक्षक बिंदु ओ से, अब यहाँ बिंदु ओ ऊपर की तरफ है ना, बिंदु ओ से नीचे की ओर बिंदु पी यानी वस्तु मान लेते इधर है, तो वस्तु पर बिंदु पी पर स्थित वस्तु को देखता है। तो ओ ए जो है यानी जो ओ ए लाइन है ये हमारी क्षैतिज रेखा कहलाती है, जबकि ओ पी बिंदु पी की दृष्टि रेखा कहलाती है। तथा कोण जो है हमारा ए ओ पी बोलो या पी ओ ए बोलो, ये हमारा क्या कहलाता है, जो क्षैतिज रेखा और वह दृष्टि रेखा के बीच बनता है, ये अवनमन कोण कहलाता है। क्लियर है? यानी ये वह स्थिति है जब हम अपना सर नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ झुकाते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है हमारा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक एल्गोरिथम समझाता हूँ। ठीक है, चलिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको ऊंचाई या दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करना है तो मैंने पीछे बोर्ड पे कुछ स्टेप्स लिख रखे हैं, यानी कुछ चरण लिख रखे हैं। आप उन चरणों का प्रयोग करके या उपयोग करके आप प्रश्न को ठीक प्रकार से हल कर सकते हो। हालांकि अगर आप इन चरणों को दिमाग में नहीं भी रखोगे तो भी प्रश्न को हल कर सकते हो, लेकिन प्रश्न को हल करने के लिए आसानी और सरलता और बड़ी जल्दी से हल करने के लिए अगर आप इन चरणों का इस्तेमाल करोगे तो आसानी से कर पाओगे और ज़्यादा गलती होने के चांस नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए, क्या है ये एल्गोरिथम? एल्गोरिथम शब्द का मतलब होता है बेटा, हिंदी में इसे हम क्रिया विधि कहते हैं, यानी किसी कार्य को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध यानी चरण के बाद चरण तरीके से किसी कार्य को करने की पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिखी है। तो स्टेप क्या है बेटा इसके अंदर, यानी क्रिया विधि के अंदर सबसे पहला काम क्या है बेटा? आप प्रश्न को ठीक प्रकार से स्टडी करोगे, यानी जो भी आपको ऊंचाई दूरी से संबंधित प्रश्न दिया है ना, आप उसको ठीक से केयरफुली उसको रीडिंग कर लो और समझ लो प्रश्न क्या दे रखा है। ठीक है, फिर आप उसका एक क्या करोगे, एक उसका रफ या एक साधारण डायग्राम यानी एक चित्र बनाओगे। तो यही स्टेप लिखा है मैंने, प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़ो तथा उस प्रश्न को दर्शाने वाला साधारण चित्र या आकृति बनाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा? आपको दिमाग में रखनी है बातें कि जो भी हमारे उस प्रश्न के अंदर अज्ञात राशि है, जैसे उसने ऊंचाई निकलवाने के लिए प्रश्न दिया है या दूरी है ना, या जो भी दूरी या ऊंचाई से संबंधित प्रश्न है, तो इन दोनों में से एक चीज़ देगा, तो उसको या एक से ज़्यादा भी दे सकता है। तो उनको क्या करना है हमें? एच एक्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड की फॉर्म में हम कुछ भी उन्हें मान लेंगे। तो पहला हमारा काम है उनको पहचानना और फिर उनको हमने मान सकते हैं। एच ऊंचाई है तो एच मान लो, दूरी है तो डी भी मान सकते हो, एक्स भी, वाई भी, जेड भी वगैरह। फिर हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा? अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने डायग्राम बनाया होगा यानी स्टेप 1 में हमने जो उसका एक साधारण चित्र बनाया होगा, तो उन चित्रों में हमेशा समकोण बनेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि उन्नयन कोण यानी जब हम किसी वस्तु को इस तरीके से यानी हम ऐसे देखते हैं, यानी पहले दृष्टि सामने रखी फिर हमने इस तरीके से किया तो उन्नयन कोण बनता है। तो अगर हम इसको पूरी तरीके से अगर यहाँ पे एक लंब डाल दें तो 90 डिग्री का यानी एक समकोण बन जाएगा, एक त्रिभुज में समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ऐसी अवनमन कोण के साथ में भी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हो सकता है किसी किसी आकृति के अंदर एक समकोण त्रिभुज हो, किसी में 2 समकोण त्रिभुज हो। तो आपको क्या काम करना है? प्रत्येक समकोण त्रिभुज का उपयोग करना है। ठीक है, और उस त्रिभुज का उपयोग करके हम समीकरण बनाएंगे जो हमने वो पढ़े थे, क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना। इन सब का उपयोग करके हम कुछ समीकरण बनाएंगे। तो यही स्टेप लिखा है बेटा मैंने। अब प्रत्येक समकोण त्रिभुज का प्रयोग करो तथा त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा का प्रयोग कर समीकरण बनाओ। हालांकि बुकों के अंदर अधिकतर टेन या कॉट पे फोकस करा जाता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिसके अंदर हम साइन का भी प्रयोग करते हैं, कोसेक का, सेक का, और हर त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? अच्छा, एक ये जो है ना, ये बेटा एक तरीके से आपके लिए रामबाण का काम करेगा। रामबाण का काम का कहने का मेरा मतलब ये है, जो मैंने ये बात लिखी है ना, अगर आप इसके बिहाफ पे करोगे तो 98% से लेकर आप 100% तक क्वेश्चन को सही कर पाओगे। ठीक है, इतने परसेंट प्लस सही कर पाओगे। कैसे? आप क्या चीज़ दिमाग में रखोगे बेटा कि जो अज्ञात राशि है, आप अज्ञात राशि जो भी दे रखी है आपको, है ना, जैसे मान लो ऊंचाई अज्ञात राशि है या दूरी निकालनी है अज्ञात राशि है, तो आप उसको क्या करोगे?
अंश में यानी न्यूमरेटर में रखोगे, और जो ज्ञात वैल्यू है यानी जो ज्ञात राशि है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है, यानी उसको हर में रखेंगे। और फिर देखेंगे इन दोनों को मिलाकर कौन सा अनुपात बन रहा है, क्या वो tan थीटा बन रहा है, cot थीटा बन रहा है, sin थीटा, cos थीटा, cosec थीटा या sec थीटा बन रहा है। जिनमें से भी ये अनुपात बनेगा उसको अप्लाई करेंगे यानी लगाएंगे और फिर प्रश्न को हल करेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने समीकरण बनाए होंगे, अब अज्ञात राशि के लिए समीकरणों को हल करो। एक समीकरण हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, उनको हल करना है। तो जो भी हल करने पे आपको प्राप्त मान होगा वही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्लियर है। तो ये एल्गोरिदम यानी ये आपका क्रियाविधि है जिसको आप उपयोग करके प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। क्लियर है। मेरी हिंदी में राइटिंग बेटा थोड़ी इस तरीके से ही है, आप कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में पढ़ाने की, और आप ठीक है, आपको पूरी तरीके से जो डिलीवर करना है ज्ञान वो कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से आपको कराने की। ठीक है, तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन कराने के प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए प्लीज़। तो चलिए बेटा, जो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है यानी जो पहली प्रकार के क्वेश्चन है, मैंने पहली प्रकार में क्या कहा है, जिसके अंदर एकल उन्नयन कोण या अवनमन कोण होंगे। ठीक है, यानी वे कोण जहाँ मतलब इस तरीके से प्रश्न करेंगे जिनके अंदर सिर्फ वे एक उन्नयन कोण या अवनमन कोण बना रहे होंगे, यानी वहाँ पे एक ही समकोण त्रिभुज होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है बेटा, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी एक मीनार है वो धरती पर ऊर्ध्वाधर मतलब एक सीधी खड़ी हुई है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पे। यानी अगर हम देखा जाए कि मीनार ऐसे, मीनार का पाद बिंदु का मतलब बेटा आधार बिंदु से हम कितनी दूरी पे, 15 मीटर दूरी पे, जहाँ पे किसी बिंदु से अगर हम देखते हैं मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है ना, वो कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप मैंने जो एल्गोरिथम बताई थी उसके आधार पर हम क्वेश्चन को करते हैं। कैसे हल करेंगे बेटा, आप हल को देखिए, इसको किस तरीके से हमें हल करना है। क्लियर है बेटा। सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ना था, तो हमने प्रश्न को पढ़ दिया कि भाई एक मीनार है, उसके आधार बिंदु से 15 मीटर की दूरी पे जाके एक बिंदु से मीनार के अगर हम शिखर का कोण देखते हैं तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है, यानी यहाँ पे अज्ञात राशि क्या हो गई बेटा, ऊंचाई हो गई। तो चलिए बेटा मैं आपको समझा देता हूँ इस तरीके से कि मान लेते ये हमारे एक मीनार है और मीनार से 15 मीटर की दूरी पर मान लेते ये दूरी 15 मीटर है। यहाँ पे एक बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का बेटा, 60 डिग्री का। क्लियर है। अब हम इन बिंदुओं को नाम दे सकते हैं ए, बी और इसे सी दे सकते हैं। क्लियर है। और ये आपको मीनार की ऊंचाई यानी ये जो टावर है इसकी ऊंचाई मान याद करनी है, उसको हम एच मान लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो माना ए बी जो है, ठीक है, मीनार को निरूपित करता है, मीनार को निरूपित करता है, यानी जो ए बी रेखा है मीनार को निरूपित करता है। बी सी या सी भी बोलो, ठीक है, बिंदु सी की मीनार के पाद बिंदु का मतलब होता है बेटा आधार बिंदु। ठीक है, यानी पाद बिंदु का मतलब क्या होता है बेटा, आधार, यानी उसके बेस में जो है आधार बिंदु, मैंने लिख दिया बेटा आधार। ठीक है ना, मैंने आधार भी लिख दिया ताकि आपको दूसरी बात उसकी समझ। ठीक है, दूरी और जो ये कोण है बी सी ए या ए सी बी बोलो, एंगल ए सी बी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। क्लियर है। हमें यहाँ पे ऊंचाई याद करनी है बेटा मीनार की, तो माना मीनार की ऊंचाई आप ये प्रैक्टिस में लेके आ जाओगे ना तो अपना आप आपको आ जाएगा। ए वी को हमने क्या मान लिया, एच, और ये मीटर में है बेटा। ठीक है, हम शॉर्ट में MB से भी दिखा सकते हैं। अब देखो पहला स्टेप याद करो, पहला स्टेप था मैंने बताया था आपको क्वेश्चन को ढंग से रीडिंग करनी है, तो हमने प्रश्न को रीडिंग करा। ठीक है, रीडिंग करने के बाद में हमने उसका एक डायग्राम बनाया,
फिर दूसरा स्टेप क्या था, हमें अज्ञात राशि पहचाननी थी और उसको एक्स वाई जेड या एच मानना था। तो यहाँ अज्ञात राशि हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीनार की जो ऊंचाई है वो अज्ञात राशि है, तो उसको मैंने एच मान लिया। क्लियर है, सेकेंड स्टेप तक हम पहुँच गए। अब क्या करना है कि हमने जो भी समकोण त्रिभुज बनना है उसका उपयोग करना है। तो देखो बेटा, समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है बेटा, देखो समकोण है ये बी पे, यानी ए बी सी की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जाते हैं हम, क्या है कैसे करना है। अब याद करो कि हमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग करना था उसका, और साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा उसका उपयोग करके समीकरण बनानी थी हमें। तो यहाँ देखो मेरे जो फंडा मैंने आपको बताया था, अज्ञात राशि को ऊपर रखो। अज्ञात राशि क्या है बेटा, ए बी यानी मीनार की ऊंचाई। तो हमने यहाँ रखा ए बी, और जो ज्ञात राशि है वो क्या है, हमारे को यहाँ बी सी की वैल्यू दी है। यहाँ पे आप यूँ भी लिख सकते हैं कि भाई बी सी की जो वैल्यू है वो 15 मीटर इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ हमने लिखा बेटा बी सी, और अब देखना है कि ये अनुपात क्या बन रहा है। देखो ये हो गया समकोण त्रिभुज के अंदर लंब, है ना, और ये हो गया आधार, ये हो गया 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। तो ये क्या हो रहा है बेटा, लंब बट्टे में कर्ण। आपने लाल बट्टे काका के हिसाब से देखा, लंब बट्टे में कर्ण क्या होता था बेटा, देखो लंब बट्टे में कर्ण जो होता था आपको याद होगा, लाल बट्टे में कक्का, यानी लंब बट्टे में आधार का मतलब क्या होता था, सॉरी लंब बट्टे में कर्ण जो होता था वो साइन होता था, और आधार बट्टे में कर्ण होता था कॉस होता था, और जबकि लंब बट्टे में आधार क्या होता था, टेन। तो आपको ये याद होगा बेटा, साइन थीटा होता था, ये कॉस थीटा, और ये होता था बेटा आपका टेन थीटा। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, लंब बट्टे में आधार आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, लंब बट्टे में आधार। तो लंब बट्टे में आधार होता था बेटा हमारा, लंब बट्टे में आधार टेन थीटा। अब टेन, अब ये थीटा कितने के लिए, 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम टेन 60 डिग्री। अब ए बी को आपने क्या माना था, यहाँ पे भी देखो एच, तो यहाँ लिखा हमने एच, और बी सी ज्ञात राशि थी, उसकी वैल्यू कितनी दी इन्होंने, 15 मीटर दिए। और टेन 60 डिग्री की अगर आपको वैल्यू याद होगी तो वह सिर्फ ये होती है अंडररूट में 3 होती है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इक्वल टू हो जाएगा, भाई इसके नीचे तो 1 है तो ये h आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका 15√3 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अतः आंसर में तो हमें मीटर में लिखना है। अतः मीनार की जो ऊंचाई आई है बेटा, मीनार की ऊंचाई वो क्या है, 15√3 मीटर है। क्लियर है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अर्थात h इक्वल टू 15√3 मीटर। क्लियर है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, मैंने जो एल्गोरिदम आपको बताई है यानी क्रियाविधि, उसके आधार पे आप कार्य करते जाओ। मैंने बोला था ना 98 से लेकर प्लस सारे प्रश्न उसी बेसिस पे सही हो जाएंगे, जहाँ पे हम ज्ञात राशि को तो हर में रखेंगे और अज्ञात राशि को अंश में, है ना, और फिर अनुपात देखेंगे क्या बन रहा है जिस कोण के लिए, बस प्रश्न को हल करते जाएंगे, हर एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करते जाएंगे। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आएगा। टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आप नोट करो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा, जो सेकंड क्वेश्चन है यानी टाइप फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये रहा आपके पास में। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी मीनार के बेस यानी आधार बिंदु से एक बिंदु है जो 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। यानी क्या कह रहा है कि एक मीनार है ना, उसके या तो इस साइड में आधार लाइन मान लो या इस साइड में मान लो, आपकी जैसी इच्छा वैसे। तो मान लो ये मीनार है आपके पास में, जैसे ये मीनार है ना, ये डेक जो डस्टर है इसको आप मीनार समझ लो। तो इसका जो आधार बिंदु यानी पाद बिंदु है उससे हम 30 मीटर की दूरी पे जाते हैं, यहाँ पे उपस्थित किसी बिंदु से मीनार के जो शिखर देखते हैं तो उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है बेटा, है ना, आपके सामने इस तरीके से। यानी ये रहा हमारा आधार, मान लो जैसे ये रहा इसका आधार, और यहाँ इस बिंदु से ऐसे देखने पे आपको समझ में आ रहा है, इस बिंदु से अगर हम ऐसे देखें तो जो ये शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है ना इस तरीके से, है ना, तो ये वाला जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमें क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई याद करनी है। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिससे अभी जिस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया। तो चलिए करते हैं वही आपकी तरह जो आपने बताया था वैसे ही कार्य करते हैं हम। चलो जैसा आप सोच रहे, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, यानी ये बना लेते हैं, थोड़ा साफ सा बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, तो ये रहा बेटा, एक लाइन खींचे हमने, ये मीनार बन गई, और ये इसके आधार से
30 मीटर की दूरी पे बात करते हैं, ये रहा एक बिंदु है ना, और ये मीनार का शिखर यानी मीनार हमने ए बी मान ली, और इससे शिखर का जो उन्नयन कोण है ना बेटा वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो 30 डिग्री का बन रहा है, और हमें मीनार की इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो अज्ञात राशि मीनार हो गई तो उसको हमने एच मान लिया। क्लियर है। अच्छा ये 30 डिग्री ये हो गया। अब देखो हमें अज्ञात राशि एरी, ज्ञात राशि एरी, बस थोड़ा सा इसके बारे में हम कंसिडरेशन यानी लिख देते हैं क्या क्या है। तो यहां मान लेते हैं बेटा, यहां माना ए बी मीनार निरूपित करता है, ठीक है, निरूपित करता है, जबकि ये क्या कर रहा है बेटा, ये बी, ये सी मान लेते बिंदु, बी सी बिंदु सी की मीनार के पाद बिंदु यानी मैंने बताया था ना आधार बिंदु को ही कहते हैं बेटा, से दूरी, और जबकि एंगल कौन सा बेटा, ए सी बी या बी सी ए सी बी उन्नयन कोण। क्लियर है। तो अब ये तो थोड़ी सी बात हमने लिख दी। अब हमें क्या करना है, हमें जो अज्ञात राशि है, माना मीनार की ऊंचाई हमें याद करनी है। तो मीनार की जो ऊंचाई अज्ञात राशि है बेटा, ठीक है, ऊंचाई हमने उसको क्या मान लिया, ए बी को हमने एच मान लिया। अगर ये मीटर में दिया है तो मीटर में मान सकते हैं हम। क्लियर है। अब मैंने बोला कि डायग्राम बना लिया हमने, उसके बारे में आसानी से पढ़ लिया, एक उसका आरेख प्रिपेयर कर लिया हमने। अब हमें समकोण त्रिभुज के अंदर उसका उपयोग करना है। तो वही देखो बेटा, समकोण त्रिभुज, जितने भी समकोण त्रिभुज बनते हैं हर एक का प्रयोग करना है आपको, और जितनी भी समीकरण बनी है उनको सॉल्व करके निकालना है तो आंसर। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बेटा हमारा, ए बी सी, यानी ये समकोण बी पे हमारा, तो ए बी सी में बात करते हैं बेटा। ठीक है, वही अपना पुराना फंडा, यानी अज्ञात राशि जो हमें ज्ञात करनी है उसको अंश में यानी ए बी, और जो ज्ञात करनी है, जो ज्ञात राशि है हमारे को, ठीक है, उसको रखेंगे हम आधार मतलब हर के अंदर, और फिर अनुपात देखेंगे वही लंब बट्टे में। आधार आपका क्या होता है, tan, और tan कितने की डिग्री के लिए बेटा हमारे को 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री का ए बी को हमने क्या माना है बेटा, एच माना है, देखो आप यहाँ पे। और जबकि मैं बी सी को भी लिख देता हूँ, बी सी इन्होंने कितना दिया है बेटा, यानी जो हमने माना है वो 30 मीटर है ना, यहाँ पे 30 हो गया, और tan की वैल्यू आपको पता है 30 की 1/√3 होती है। तो हमें h फाइंड करना है, तो आप 30 को यहाँ मल्टीप्लाई में कर दो और 3 को यहाँ पे। अच्छा आपको याद होगा कि जब भी मैंने गणित में कभी भी छोटी क्लास में ही पढ़ाता था, तो आपको बताया कि मैंने जो रूट वाली टर्म होती है, जिन्हें हम, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट वाली का हो, इस तरीके की जो टर्म होती है जिसमें अंडर रूट होता है, उसको कभी हर में नहीं रखते, उसका हम हर का परिमेयकरण करके उसको हटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप यहीं तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको सरल करके सही आंसर प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा बेटा, इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। और यदि इसका वैल्यू दी होती 1.73 कभी कभी दे देता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहाँ इन्होंने दी नहीं है, तो नहीं दी तो हम उसको यूज भी नहीं करेंगे, तो हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो मैं हर का परिमेयकरण कर देता हूँ। इस केस में क्या करते हैं बेटा, जब ए की अंडर रूट होता है तो उसी की मल्टीप्लाई अंश में और एक बार हर में कर देते हैं। और आपको ये बात पता है बेटा कि अगर आप अंडर रूट का स्क्वायर करो या अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स से करो तो सिर्फ एक्स आ जाता है, ये बात आपको पता है। तो इसका मतलब अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई आप अंडर रूट 3 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। और आप इससे कट करोगे यानी डिवाइड करोगे तो tan अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो ये हमारी मीनार की ऊंचाई आ गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, क्योंकि बेटा हमें आंसर जो भी मीटर या सेंटीमीटर में दिया होता है उसमें लिखना होता है। ए बी इक्वल टू कितनी है बेटा, ये है हमारी अंडर रूट से पहले tan है, ठीक है, तो tan अंडर रूट में 3 मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं यानी h बराबर ए बी अंडर रूट में 3 मीटर है। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। सिंपल, हर किसी में वही एल्गोरिथम अप्लाई करा जा रहा हूँ मैं बेटा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का। क्वेश्चन कहता है बेटा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है।
आपने अगर पुराने सर्कस फिल्मों में अगर सर्कस वाला प्रोग्राम देखें, या आपने कभी मेले में जैसे रामलीला या किसी तरह का आपके ईद वगैरह पे मेले लगते हैं, तो उसके अंदर आपने सर्कस वाले व्यक्ति को ज़रूर देखा होगा। तो वो क्या कर रहा है कि एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, मतलब वो कसी हुई है, स्ट्रेच्ड है एकदम, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधे हुए है। यानी एक भूमि पे क्या है, एक पोल है, एक भूमि पे पोल है, ये रहा, मान लो जमीन से ये पोल है, इसके शिखर से एक डोरी बंधी हुई है और जो जमीन में बंधी हुई है, तो उसके शिखर का जो अवनमन उन्नयन कोण है बेटा, जो शिखर से बंधा हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी वो उन्नयन कोण अगर शिखर से बना है तो 30 डिग्री का है हो, तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। बेटा हालांकि ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी में इसका चित्र दे रखा है, यानी इसका आरेख दिया हुआ है, लेकिन मैंने जानबूझ के आरेख नहीं बनाया ताकि आप हर बार आरेख बनाने की कोशिश करो और हर तरह के क्वेश्चन को हल कर पाओ। तो चलिए बेटा हल करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 को। तो मान लेते हैं बेटा ये रहा आपका भूमि पर एक खंबा यानी पोल, और यहाँ पे एक बिंदु से आर्टिस्ट ने इस शिखर पर एक डोरी बांधी है जिसका जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है ना। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए। परंतु यहाँ पे सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, यानी इसने डोर की लंबाई क्या दे दी है, मान लेते बेटा ए बी पोल है, और ये जो है ना ए सी, यानी ये 20 मीटर की डोरी हमें दे दी है इसने, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, खंबे की ऊंचाई, यानी मान लो खंबे की जो ऊंचाई है ये हमने एच मान ली है ना, एच मीटर मान ली, तो क्या क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ लिख सकते हैं, माना ए बी एक खंभे, ठीक है, को निरूपित करता है, निरूपित करता है। आप थोड़ा बेटा हिंदी अपना भी अटेंशन कर लेना थोड़ा उसके ऊपर, ठीक है, मैं मिस्टेक भी हो सकती है मेरे से हिंदी में, ठीक है, निरूपित करता है। जबकि बी सी क्या है, बी सी बिंदु सी की, ठीक है ना, खंबे के आधार से दूरी है, ठीक है, और ए सी क्या, तनी हुई डोर, ठीक है, ए सी तनी हुई, यहां ता लिख देता हूं, ठीक है, तनी हुई डोर, ठीक है। एंगल कौन सा बेटा, ए सी बी जो है वो इन्होंने 30 डिग्री का दिया है, यहां मैं लिख देता हूं, तथा ए सी जो तनी हुई डोर है और एंगल ए सी की वैल्यू इसने कितना दी है, 30 डिग्री। मान लेते हैं बेटा, माना खंबे की जो ऊंचाई है वो क्या मान लेते हैं बेटा, ए बी की वैल्यू हम मान लेते हैं एच मीटर मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मीटर में ही दिया हुआ है प्रश्न, है ना। तो अब मैंने क्या बताया था, एल्गोरिथम के हिसाब से हमने डायग्राम भी बना दिया, उसको पढ़ भी लिया। अब हम त्रिभुज का यूज़ करते हैं, ये यहाँ नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम जाते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें बेटा, ए बी सी, यानी ए बी सी में, ठीक है। तो इस त्रिभुज का उपयोग करते हैं हम। तो अब बात वही याद करो जो मैंने आपको समझाई थी, जो ज्ञात राशि होती है उसको हमने हर में लिखना है, और जो कि अज्ञात हमें चाहिए राशि वो हमें अंश में लिखनी है। तो अज्ञात राशि क्या है, ए बी, यानी ए बी, और जो ज्ञात राशि है वो ए सी। और अब आप देखो ये अनुपात क्या बन रहा है, यानी लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण आपको पता है, नहीं, लाल बट्टा काका के हिसाब से लंब बट्टे में कर्ण क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है ना। यहाँ देखो आप दोबारा अगर बोल रहे हो तो लाल बट्टे में कक्का होता है, ये आपको बताता आ रहा हूँ। यहाँ पहला होता है साइन थीटा, फिर दूसरा कॉस थीटा, फिर होता है हमारा टेन थीटा। अगर हम ऐसे लाल लंब बट्टे में कर्ण, यानी लंब बट्टे में कर्ण यानी साइन थीटा, तो आप यहाँ लिख सकते हो साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह कितना एंगल दिया इन्होंने, 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री। अच्छा ए बी को आपने क्या माना है, एच माना है, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी लिख दिया हमने, ए बी को एच माना है। और जबकि ए सी क्या है, ए सी मैंने बोला लिख दो जो भी ज्ञात राशि हो, कितनी दी है इन्होंने, 20 मीटर दी है, वैसे यहाँ से भी दिख रहा है आपको, तो ये हो गई बेटा 20 मीटर। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो चलिए बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी 20 को सिर्फ उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10, यानी अतः खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की
ऊंचाई कितनी आ गई बेटा, ए बी जिसको हमने क्या माना है बेटा, एच बराबर कितनी आई है, 10 मीटर। क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन यानी अगले प्रश्न कराता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी एक बिजली मिस्त्री क्या चाहती है कि वो एक जो 5 मीटर खंबे पे खराबी आई है उसको ठीक करना चाहती है। ठीक है, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। अब आप बताओ भी, जैसे खंबे, मान लो ये खंबा है तो यहाँ पे खराबी है, तो भैया वो सीढ़ी डायरेक्ट यहाँ थोड़ी लगाएगी, वो उससे थोड़ा नीचे वाले हिस्से पे लगाएगी ताकि वो उधर ठीक प्रकार से काम कर सके। थोड़ा गैप होता है। आप भी सोचो कि आपको अगर मान लो छत का पंखा आपको ठीक करना है या साफ करना है, तो अगर आप दीवार से जीना लगाओगे, क्या छत के पंखे के डायरेक्ट थोड़ी लगाते हो, उसे थोड़ा नीचे लगाते हो ताकि आपका हाथ ठीक प्रकार से वहाँ पहुँच जाए। सेम वही कंडीशन है कि बिजली मिस्त्री जो चाहती है वो क्या चाहता है, या चाहती है कि वो क्या है, खंबे के जो ऊंचाई 5 मीटर है उससे नीचे कुछ ऊंचाई पे क्या लगाना चाहती है, सीढ़ी, ताकि वहां पे जो खराबी आ गई है उसको ठीक कर सके। ठीक है, यानी 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब वो सीढ़ी प्रयोग करेगी उधर तक पहुंचने के लिए, तो सीढ़ी की लंबाई पूछी गई है हमसे, जिससे कि वो 36 से 60 डिग्री का कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। क्लियर है। दूसरा, और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा, इन्होंने ये बोला है कि खंबे की और खंबे का जो आधार बिंदु है और जो हमारा सीढ़ी का आधार बिंदु है उनके बीच की दूरी पूछी है। दूसरा, इन्होंने बोल दिया कि √3 की वैल्यू हमें इतनी लेनी है। तो क्लियर है, आओ डायग्राम से समझते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो ये लिखा मैंने बेटा हल, और मान लेते हैं कि ये हमारी यहाँ पे खराबी है। ठीक है, और ये हमारा पूरा की पूरा एक खंबा है ए बी, और यहाँ पे क्या करा मिस्त्री जी ने, एक सीढ़ी लगाई यहाँ पे, और जिसका क्षैतिज से जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का दिया है बेटा, 60 डिग्री। तो ए बी और इस बिंदु को मान लेते हैं सी। तो हमें एक तो ये दूरी पूछनी है, तो मान लेते हैं ये, ठीक है, इस दूरी को हम मानते हैं अभी कुछ भी। ठीक है, और दूसरा, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो मान ले सीढ़ी की लंबाई को तो हम x मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को y मान लेते हैं, और ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, अच्छा, इस खंबे की जो टोटल लंबाई है बेटा वो कितनी है, मान लेते खंबा यहाँ तक है। ठीक है, खंबा जो है यहाँ बिंदु P तक है। ठीक है बेटा, यहाँ तक है, बिंदु P तक हमारा खंबा है। ठीक है, यहाँ तक, तो वो सीढ़ी उसने यहाँ A पे लगाई है और ये बिंदु हो गया हमारा P हो गया। तो जो ये पूरी की पूरी जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक उसने दिए बेटा 5 मीटर दिए, लेकिन यहाँ पे वो इतनी दूरी है, यानी इस बिंदु को मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ बेटा आपको ताकि ये दूरी पता चल जाए। तो जो ये दूरी दी है बेटा उन्होंने 1.3 मीटर दिए, यानी यहाँ बिंदु पे फॉल्ट है, इधर है ना, इस बिंदु पे फॉल्ट है और उससे वो नीचे जाके सीढ़ी लगाना चाहती है। तो एक तो हमें यहाँ तक, यानी ये देखो पूरी, तो ये तो हो गई यहाँ से तक खंबा हो गया, पी बी खंबा हो गया, और ये पी ए तक हमारी इसने यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे सीढ़ी लगाना चाहती है। तो हमें एक तो सीढ़ी की लंबाई पता करनी है, और दूसरा ये जो हमारा पी बी जो हमारा खंबा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसके आधार बिंदु का यानी पाद बिंदु से इस सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी कितनी है। तो देखो बेटा थोड़ा सा हम मानते हैं, कंसिडरेशन माना, यानी जो पी बी है एक खंबा निरूपित करता है। ठीक है बेटा, निरूपित करता है। ठीक है, जबकि AC एक सीढ़ी, दूसरा एंगल बेटा ACB, ACB क्षैतिज के साथ उन्नयन कोण है। क्लियर है। अब बाकी बात मैं लिख देता हूँ बेटा, यानी ये टोटल लंबाई यानी जो PB की जो लंबाई दी है वो इन्होंने 5 मीटर दी है। ठीक है बेटा, और जो PA की लंबाई दी है यानी हमें कितनी दूरी पे जाना है, 1.3 मीटर। तो जो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस समकोण त्रिभुज की ABC की बात करें, तो इसके अंदर जो AB की वैल्यू है ना बेटा,
ए बी की वैल्यू होगी 5 में से हम 1.3 मीटर को सब्ट्रैक्ट यानी घटा देंगे, तो ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 5 में से, यानी उधर पॉइंट लिया तो 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, और यहाँ 4 में से 1 गया तो ये आपका बचेगा 3 मीटर। क्लियर है, यहाँ तक बचा आपका। अब आप देखो हमारा सारा काम अब यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा साफ बना देते हैं, ठीक है। अब हमने बोला समकोण त्रिभुज के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ लिख देता हूँ बेटा, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बना ही देता हूँ, लिखने से ज़्यादा अच्छा है। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बात करते हैं बेटा। तो पहली बात हमें क्या निकालना है, हमें सी डी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया ना, जो ए सी है वो सी डी है, तो हमें सी डी की लंबाई निकालनी है। तो हम वही वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं कि जब हमें अज्ञात चीज़ को हमने अंश में रखा, और जो ज्ञात चीज़ है यहाँ पे क्या है, ज्ञात चीज़ ये वाली जो डिस्टेंस है वो है बेटा हमारी 3.7 मीटर, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, है ना, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है। और जबकि ये पूरी, ये बिंदु P है, थोड़ा सा आप इसको देख लेना, मैंने छोटा सा बनाया ये इधर, ठीक है, ये रहा बिंदु P, है ना। तो ये बिंदु P से B है, पूरी खंबे की दूरी 5 मीटर दी है, जबकि हमने उसको नीचे सीढ़ी लगानी है 1.3 मीटर पे, तो उसकी लंबाई हो गई 3.7 मीटर हो गई। तो यहाँ आएगी बेटा AB ज्ञात राशि हो गई। और ये बताओ रेशो कौन सा बना बेटा, लंब बट्टे में कर्ण बना, है ना। सॉरी, अगर लंब पहले लेते और ये लेते तो लंब बट्टे में कर्ण बनता है, यानी साइन थीटा बनता। लेकिन हमने क्या लिया बेटा, AC पहले कर्ण लिया है और फिर हमने क्या लिया है, लंब लिया है, तो ये साइन का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी ये साइन का उल्टा हो जाता है, वो हो जाता है कॉसेक। लेकिन कॉसेक कितने डिग्री के लिए, हम 60 डिग्री के लिए बात करेंगे। तो AC की वैल्यू जो आ गई है वो है, हमने मानी है x, और बट्टे में AB की जो वैल्यू है वो है 3.7। और यहाँ पे कॉसेक 60 की वैल्यू याद करने के लिए क्या करना है बेटा, आपको मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपको साइन के उल्टे की वैल्यू निकालनी है तो पहले साइन की पता होनी चाहिए। ऐसी कॉट 10 के उल्टे की निकालनी है तो आपको, जैसे कॉट की वैल्यू निकालनी है तो आपको 10 की याद होनी चाहिए। तो आप बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, लेकिन यहाँ साइन का उल्टा है, कॉसेक है, तो उसकी वैल्यू होगी बेटा 2/√3 मीटर होगी। क्लियर है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से इधर को, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में 2 × 3.7, और नीचे आ जाएगा अंडूड में 3 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई आपसे करोगे, 2 सत्ते 14 होता है बेटा, ठीक है, और 2 तिया 6 और 1 7 हो जाएगा। अब आपको देखो √3 भी उसने बोला है बेटा, √3 की वैल्यू क्या लेने के लिए बोला है उसने, 1.73 बोला है। उसने क्या बोला है बेटा, 1.73 हमें लेने हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है तब हमें इसे लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चनों में नहीं बोलता तो हम ऐसे ही रखते हैं, है ना, और बोलेगा तो हमें उसका उपयोग करना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका उपयोग करेंगे और आप इसको इससे डिवाइड दोगे तो लगभग आएगा बेटा 4.2774 आएगा, ये लगभग आएगा बेटा, ठीक है। तो ये लगभग इतना आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा राउंड ऑफ करके 4.28 मीटर। लेकिन यहाँ पे आप लगभग लिख देना, क्योंकि आप जब डिवाइड कर रहे होगे तो ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हमें लगभग डेसिमल यानी हमें दशमलव के बाद 2 बिंदु तक अंकों को लिखना होता है, तो हम लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब दोबारा हमें ये आधार निकालना है, यानी ये दूरी निकालनी है, तो दोबारा जाएंगे, दोबारा त्रिभुज ABC में ही जाते हैं बेटा हम, ठीक है। अब मैंने समकोण लिखा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया था समकोण त्रिभुज ABC में। तो दोबारा जाते हैं, अब हमें ये वाला अज्ञात राशि है, यानी हमें क्या लिखनी है बेटा, BC अज्ञात राशि है, और बट्टे में ज्ञात राशि क्या है, वही AB। यानी अब ये रेशियो क्या बनेगा बेटा, अगर आप देखें तो देखो बेटा, पहले ये आधार और बट्टे में लंब, अगर लंब बट्टे में आधार होता तो tan थीटा, लेकिन आधार बट्टे में लंब है तो tan का उल्टा यानी cot थीटा। और ये cot कितने के लिए बेटा, कॉट हमारा 60 डिग्री के लिए ना, 60 डिग्री के लिए। तो ये हो जाएगा बेटा आपका कॉट BC को तो हमने y माना है, और AB कितना है बेटा हमारा 3.7 है। तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ कॉट की क्या हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल यानी 1/√3 हो जाएगी, यानी 1/√3 हो जाएगी। तो बाकी पोर्शन हम यहाँ करते हैं, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 3.7 बट्टे में √3। अगर आप गौर से देखो बेटा, ये इतना हिस्सा वही तो है 3.7 बट्टे में √3, ये इतना हिस्सा दिख रहा है, बस इसमें 2 की मल्टीप्लाई है।
तो अगर हम इस जो भी ये वैल्यू आ रही है हम उसका हाफ नहीं कर सकते, तो हम लिख सकते हैं लगभग कितना लिख सकते हैं बेटा इसको 2.1 और ये 4 मीटर। लेकिन हमें आंसर लिख देना बेटा लगभग में लिखेंगे हम, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2.4 मीटर और यहाँ लिख देंगे हम लगभग, ताकि ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं लेकिन लगभग हमारे पास में इतनी वैल्यू अवेलेबल है आंसर के लिए। तो आप देखोगे सीढ़ी की जो लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई बेटा, तो सीढ़ी की लंबाई जो है, वैसे भी मैं यहीं लिख दिया, सीढ़ी की जो लंबाई है, लंबाई जो आई है बेटा वो आई है 4.28 मीटर लगभग। आप देख लेना मैंने यहाँ लिख दिया, वैसे इधर ही आपके सामने ये लगभग लिख दिया, ये रहा और ये दूसरा ये रहा, ठीक है। और जबकि जो दूरी कितनी आई है, जो दूरी निकाली है हमने बेटा वो निकाली है हमने 2.4 मीटर लगभग, ठीक है। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पूरा करेक्ट आंसर ये रहा और ये रहा लगभग, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर √3 वैल्यू का भी उपयोग करा, आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां कुछ पतंग के ऊपर है और पतंग आपने लगभग आपने सभी ने उड़ाई होगी और उड़ाते भी होगे 15 अगस्त पे, या आपने किसी गंगा दशहरा पे या कोई भी आपका जो फेस्टिवल होता है उस पर आप उड़ाते ज़रूर हो पतंग, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फेस्टिवल में पतंग उड़ाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बेटा कुछ पतंग पे ही है, ठीक है ना। तो पतंग सोचते ही आपको सद्दी मंजा सब याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्लियर है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से यानी जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। क्या कर रखा है बेटा, यहाँ क्या कर रखा है, जो पतंग है ना वो पूरी तरीके से हवा में उड़ रही है। यानी आपको पता है कि कभी हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे कि पतंग अगर हमारी उड़ रही होती है और हवा सही चल रही होती है तो पतंग को शून्य करके हम छत पे किसी बिंदु से या कील वील से या किसी जगह पे बांध के चले जाते थे आराम से और देखे रहते थे आराम से छत पे कि भाई पतंग उड़ रही है आराम से। उस दौरान में हमको खा भी लेते थे, कुछ पी भी लेते थे, देखते थे पतंग जरा सी भी नीचे गिरने जा रही है तो बस थोड़ी सी संभाली और काम कर दिया, वहीं उसको लेके आए, लेकिन पतंग सुन्न होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि इन्होंने भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी रूप से मतलब परमानेंट नहीं बांधा, कहीं जमीन पे अस्थायी रूप से बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो बना रही है, पतंग की जो डोरी है वो 60 डिग्री का बनाती है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील मतलब कोई भी लचक नहीं आ रही है, अब एकदम तनी हुई डोरी है, वो तो होगी जब हम एक शून्य पतंग को लगाएंगे एकदम। तो डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्लियर है, तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा हल करते हैं इसका क्वेश्चन का, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं बिंदु पे पतंग उड़ रही है और भाई साहब आपने जमीन में क्या करा है बेटा, यहाँ पे किसी बिंदु से इसकी पतंग की डोरी को, जो यहाँ पे पतंग उड़ रही है, मान लो वो ए बिंदु पे पतंग उड़ रही है। क्लियर है, तो यहाँ से आपने पतंग को जमीन से बांधा, पतंग की डोरी को जमीन से बांधा और ये क्या करा, जो 60 डिग्री का क्षितिज के साथ कोण बना रहा है। तो इस बिंदु का नाम बी दे देते हैं और इसका सी दे देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात लिख देते हैं, हमें पतंग की क्या निकालनी है बेटा, यहाँ हमें क्या करनी है, डोरी की लंबाई। मानो ये हमें डोरी की लंबाई को हम x मान लेते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। तो माना बेटा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बिंदु इसको भी इन्होंने वैल्यू दे रखी है, ये कितनी ऊंचाई दे रखी है इन्होंने, ये इन्होंने दी है बेटा 60 मीटर की ऊंचाई दी है। माना बिंदु ए पर पतंग उड़ रही है, ठीक है। AC तनी हुई डोरी को निरूपित करता है, ठीक है। और जबकि एंगल कौन सा, ACB की बात करें जो 60 डिग्री का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है, ठीक है बेटा। तो हमें डोरी की लंबाई माननी है, ठीक है। तो माना
डोरी AC की लंबाई कैसे मान लेते बेटा हम, AC बराबर हम मान लेते हैं H, और ये आपका मीटर में। दूसरी बात, इन्होंने जो AB जो ऊंचाई दी है बेटा, वो इन्होंने 60 मीटर दे रखा है। क्लियर है? बस सिंपल लॉजिक वही टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक ही ट्रायंगल बनेगा तो एक ही ट्रायंगल का हमें उपयोग करना है। तो बस समकोण त्रिभुज ए, देखो समकोण बन रहा है बी पे, तो ABC, ठीक है, ABC में जाते हैं बेटा, हम देखते हैं क्या काम हो रहा है ABC के अंदर। तो जो अज्ञात राशि हमें याद करनी है उसको हम रखेंगे अंश में। मैंने कई बार आपको ये बात बताया, तो अज्ञात राशि यहाँ है AC, और अब बेटा ज्ञात राशि जो है वो है AB, यानी AB। और अब आप इनका अनुपात देखो, देखो कर्ण बट्टे में लंब, अच्छा लंब बट्टे में कर्ण होता है साइन थीटा, लेकिन कर्ण बट्टे में अगर लंब है तो साइन का उल्टा यानी कॉसेक थीटा। और ये कॉसेक कितने के डिग्री के लिए बेटा, 60 डिग्री के लिए। और आपको 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो AC को तो हमने x माना, AB इन्होंने दिया है 60, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू याद करने के लिए आपको पता है साइन 60 की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका मतलब हुआ यहाँ हुआ 2/√3। इट मीन्स कि जो x की वैल्यू आ गई 2 × 60 ÷ 3 यानी 120। और मैंने आपको बेटा पहले सिखाया है कि हर के अंदर रूट वाली राशियों को नहीं रखते, उसका हर का परिमेकरण करते हैं। तो आप समझदार हो 10वीं क्लास में। तो मैं बस डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ बेटा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर है? तो आपके पास में जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120 √ 3 और ÷ 3। तो यहाँ आप करोगे मल्टीप्लाई तो ये 120 आ गया, और अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 40। ठीक है, अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितनी आ गई बेटा, ये आ गई आपके पास में 40 √ 3 मीटर। और यूं भी लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई है वो 40 √ 3 मीटर, तो भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप इसको नोट करो ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा सकूं। ठीक है, चलिए प्लीज़ नोट कीजिए बेटा। तो चलिए बेटा, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, 1.5 मीटर एक परीक्षक, परीक्षक मतलब ऑब्जर्वर, या आप भी हो सकते हो, यानी अवलोकक जिसे, यानी जो आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस व्यक्ति को हम परीक्षक कहते हैं। ठीक है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जो भी ऑब्जर्व कर रही है किसी चीज़ को उसे हम परीक्षक कहते हैं। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कि ये एक चिमनी है और इससे कितनी दूरी पर बेटा, यानी 28.5 मीटर की दूरी पर एक परीक्षक है जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है। तो वो यहाँ पे खड़ा हुआ है कितने, 28.5 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से, मान लो आंखें अगर यहाँ से वो देख रहा है, से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, यानी ये रहा शिखर का उन्नयन कोण जो है, यानी ए बिंदु पर वो उन्नयन कोण ये रहा, कितने डिग्री का दिया है इन्होंने बेटा, 45 डिग्री का दिया है। सही है। चिमनी की ऊंचाई याद करो, तो चिमनी की ऊंचाई तो बेटा ये पूरी होगी, और हम पूरी ऊंचाई को h मान लेते हैं। लेकिन आप देखो ये 1.5 है, तो ये वाला पोर्शन भी कितना होगा, 1.5 होगा, और इस वाले पोर्शन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। यानी a ये आपका हो गया b, और ये c, और ये d, और ये e मान लेते हैं। क्लियर है? तो हमने ये इतने पोर्शन को हमने क्या माना है, x माना है। x यानी a से लेकर e वाले पोर्शन को हमने x माना है, जबकि a भी पूरी लंबाई हमारी h है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लेते हैं DC एक 1.5 मीटर परीक्षक को निरूपित कर रहा है बेटा। ठीक है, निरूपित करता है, ठीक है, करता है, जबकि बेटा AB चिमनी, ठीक है, चिमनी को, ठीक है बेटा, चिमनी को निरूपित कर रहा है। तो और एंगल जो हमारा ADE जो है वो कितने डिग्री का है बेटा,
45 डिग्री का है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ और बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखो बेटा, जो DC है और EB है, ये दोनों की दोनों 1.5 मीटर हुए ना। तो भाई ये जो जितनी दूरी है उतनी दूरी हुई ना। आप देखो यहाँ से, और ये एक पूरा एक रेक्टेंगल यानी एक आयत बन रहा है, तो जितनी दूरी है तो उतनी ऊंचाई यही होगी ना दोनों की दोनों। दूसरी बात बेटा, जो CB है ये इक्वल होगा हमारे DE के, और इसकी वैल्यू दी है उन्होंने 28.5 मीटर दी है। क्लियर है? हमने क्या माना है, हमने क्या कर दिया बेटा, जो AE है इसकी लंबाई को हमने x मीटर मान लिया। ठीक है बेटा, x मीटर में मान लिया। आप हिंदी में भी लिख सकते हो और m बना सकते हो। ठीक है, बस अब हमारा सारा कार्य हो गया। लेकिन अब जो AB लंबाई है ना, चिमनी की जो लंबाई है, ठीक है, चिमनी की जो लंबाई या ऊंचाई है, चिमनी की ऊंचाई जो है, यानी जो हमारी AB है, उसको हमने h, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, मीटर है। ठीक है, उसको हमने h मीटर मान लिया है। अब यहाँ अगर आप देखो, जो AB है बेटा, वो दो चीज़ों के इक्वल है, यानी AE प्लस आपका ये हिस्सा यानी EB के इक्वल है। AE प्लस EB के इक्वल है। अच्छा, आपने AB को क्या माना है, h माना है, और AE की वैल्यू कितनी मानी है बेटा, हमने x मानी है, और EB की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से देखो आप, DC और EB दोनों बराबर हैं 1.5 मीटर है। ठीक है, दोनों की दोनों इतनी मीटर है। मीटर आपने लिख रखा है, मैंने इतना लिख दिया। अब आपके पास में ये जो वैल्यू है, अगर आप इस समीकरण में देखें तो जो h हमें प्राप्त होगा वो x प्लस 1.5 मीटर में बेटा 1.5 मीटर है। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू ऑब्टेन करनी है बस। तो बस हम इस ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और कुल ऊंचाई x प्लस इसके बराबर रख देंगे। तो चलिए बेटा जाते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है बेटा, AED, यानी यहाँ समकोण है। तो AED के अंदर अगर हम बात करें बेटा, तो क्या आएगा बेटा, देखो मैंने आपको वही सिखाया था, अज्ञात राशि को हम क्या रखेंगे, अंश में। यानी AE हमारे लिए अज्ञात है, और जबकि ज्ञात राशि क्या है भाई, ये जो जितना बोला है CB, और हम DE की बात करें, ये अज्ञात राशि DE है। और ये कितना बन रहा है हमारा बेटा, देखो लंब बट्टे में आधार, यानी tan, और कितने डिग्री के लिए बनना है, 45 डिग्री के लिए। अब आप बताओ, AE की वैल्यू को अब तो हमने मान लिया बेटा x है, और जबकि DE की वैल्यू देखो CB और DE दोनों बराबर है। ये है आपका 28.5 मीटर, और 45 की वैल्यू आपको पता 1 होती है, तो x की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर के इक्वल आ गई। तो यहाँ से आ जाएगी बेटा चिमनी की लंबाई। देखो आप, चिमनी की लंबाई या ऊंचाई समीकरण 1 से अगर हम देखें तो क्या है बेटा, h बराबर है x प्लस 1.5, यानी x की वैल्यू कितनी है बेटा, 28.5 प्लस ये आपका 1.5। अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 30 मीटर। ठीक है, अतः चिमनी की ऊंचाई यानी जो है AB, जो हमने मानी है, AB है ना बेटा, A से लेकर पूरी B, इसको हमने H माना है, वो आ गई 30 मीटर, आपका राइट आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। बस थोड़ा ध्यान रखना कि वैसे तो हम ज़मीन से लेते हैं चीज़ें या जहाँ से बोला जाए, लेकिन जब हमें यहाँ पे व्यक्ति की यानी परीक्षक की अगर ऊंचाई दे दे यानी हाइट दे दे, तो हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते, तो हमने उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ये फिगर तो वही है, एक ही ट्रायंगल वाला। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये थे बेटा टाइप वाइज क्वेश्चनों की जो फर्स्ट क्लास थी, वो ये आपको मैंने हिंदी में समझाया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टाइप के साथ में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए।